सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संधि को लेकर के। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संधि को थोड़ा सा जाना था, संधि के ऊपर की कहानी को समझा था कि संधि है क्या, संधि करने का उद्देश्य क्या होता है, संधि पढ़ना क्यों जरूरी है। आज हम बात करेंगे संधि के अंदर प्रवेश करके स्वर संधि और स्वर संधि के प्रकारों के अंदर दीर्घ संधि को लेकर के। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित है कि आप दीर्घ संधि को समझ करके संधि का विच्छेद करना और विच्छेद किए हुए शब्दों से संधि का निर्माण करना, यह दोनों निश्चित रूप से समझ सकेंगे और निश्चित है कि वह बनेगा भी। तो आज हम बात करते हैं दीर्घ संधि को लेकर के। दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः, ऐसा सूत्र है। अकः सवर्णे दीर्घः का क्या अर्थ है? अक के साथ में यदि सवर्ण हो तो दीर्घ होता है। अब अक क्या है? तो अ, ई, उ और री, इन अक्षरों को अक कहा जाता है। इसको और व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और वहां से दीर्घ संधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलें और हम आगे अभी पूरी संधियां बची हुई हैं। यह तो पहला है संधि का भाग। यदि आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप तक पहुंचाने के चक्कर में हम शेयर तो जरूर करते हैं, लेकिन कई बार नहीं पहुंच पाता, सब तक शेयर कर पाना भी कठिन होता है। तो इसलिए आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास वीडियो स्वतः ही पहुंच जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद करना या ना पसंद करना वह आपकी समस्या है। हाँ, अपने मित्रों को शेयर कर देंगे तो उससे एक लाभ यह होगा कि शायद किसी और के लिए भी वह उपयोगी सिद्ध हो जाए, शायद कोई और भी उसको पढ़ ले, शायद किसी और का भला हो जाए। इसलिए इस भला करने की श्रृंखला में आप अपना योगदान दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और दीर्घ संधि को समझने का प्रयास करते हैं। आइए। संधि ही शब्दानाम सार्थक योजनम संधि। शब्दों का सार्थक योजन संधि है। संधियां तीन प्रकार की हैं, हम जानते हैं। स्वर संधि, जिसको अच संधि भी कहते हैं। दूसरा व्यंजन संधि, जिसको हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा विसर्ग संधि। अब ये कैसे होते हैं? तो कहता है कि स्वरेण सह स्वरस्य मेलनेन स्वर संधि ही भवति। स्वर के साथ में स्वर का मिलना ही स्वर संधि है। स्वर व्यंजन के साथ में व्यंजनेन सह स्वर अथवा व्यंजन वर्णस्य मेलनेन व्यंजन संधि भवति। व्यंजन के साथ में स्वर अथवा व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि होती है और विसर्ग के साथ में स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विसर्ग संधि होती है। यहाँ पर व्यंजन संधि लिखा हुआ है, विसर्ग संधि समझेंगे। तो अब आगे कहता है स्वर संधि ही। स्वर संधि में पहला है दीर्घ संधि।
सूत्र कहता है अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात यदा आ इ उ रि अनन्तरं पुनः सवर्णस्वरः आगच्छति तदा तयोः एकः दीर्घः एव अवशिष्टः भवति। अर्थात जब अ इ उ और री इनके साथ में कोई सवर्ण स्वर आता है, सवर्ण का मतलब होता है उसी प्रकार का, यानी आ का सवर्ण आ है, आ चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, आ छोटा हो अथवा बड़ा हो, आ के साथ में यदि आ आता है तो बड़ा आ ही बनता है, दीर्घ आ ही बनता है। इसी प्रकार से ई के साथ में यदि ई आएगा तो दीर्घ ई बनेगा, ऊ के साथ में ऊ आएगा तो दीर्घ ऊ बनेगा, और री के साथ में री आया तो दीर्घ री बनता है। तो आ ई ऊ और री इनके साथ में जब सवर्ण आते हैं तो दीर्घ बनता है। सवर्ण वैसा ही आ के साथ में आ, ई के साथ में ई इत्यादि। अब कहाँ पर छोटा है कहाँ पर बड़ा है इसका निर्णय कैसे करना चाहिए? जैसे हिमार्थी, हिम और अर्थी लिखा हुआ है, हिम धन अर्थी, हिम का म का आ, हिम से जो माँ है उसका जो आ है, और अर्थी का आ, ये दोनों आ मिल करके और एक दीर्घ आ बना दिया और हमारा शब्द बन गया संधि करने पर हिमार्थी। इसी प्रकार से सत्य और अर्थ सत्यार्थ। पुनः देव और आलय देवालय। तो कवि और इंद्र कवींद्र। विधि और ईश विधीश। इसी प्रकार से बहु और उत्तम बहुत्तम। तो आ के साथ में आ आया तो दीर्घ आ, ई के साथ में ई आया तो दीर्घ ई, ऊ के साथ में ऊ आया तो दीर्घ ऊ, और री के साथ में री आया तो दीर्घ री बनते हैं। अब जब हम तोड़ते हैं, तोड़ने के समय में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे तोड़ना चाहिए, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। क्योंकि जोड़ना तो फिर भी सरल है, लेकिन तोड़ने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। तो आते हैं, देखते हैं संधि को हम कैसे तोड़ें। तो दीर्घ संधि की पहचान सबसे पहले कहता है आ, ई और ऊ। यहाँ पर एक और लिख लेना चाहिए, री। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। ये चार मात्राएं जहाँ होती हैं वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। तोड़ेंगे कैसे? तो जब भी दीर्घ संधि तोड़ेंगे वह अपने सवर्ण में ही टूटेगी। मतलब आ अगर आया है तो हमको आ को आ और आ में ही तोड़ना है। अब कौन सा आ छोटा होगा कौन सा आ बड़ा होगा यह हम अपने अनुसार कर सकते हैं। मतलब अर्थ जहाँ हमको मिलता है वहाँ पर हम संधि को तोड़ते हैं, दीर्घ संधि को। मतलब यदि छोटे में अर्थ मिल जाता है तो उसको छोटा कर देंगे, यदि छोटे में अर्थ नहीं मिलता तो हम उसको बड़ा कर देंगे, और यदि दोनों में अर्थ नहीं निकलता तो क्या करेंगे? तो यह जान लेना चाहिए कि यदि छोटे और बड़े दोनों में अर्थ नहीं मिल रहा तो यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं है, ऐसा फिर समझ लेना चाहिए। जैसे सर्वार्थ, यहाँ पर कुछ अभ्यास के लिए हमने शब्द दिए हुए हैं। सर्वार्थ, तो सर्वार्थ को सर्व और अर्थ, क्यों? आ बड़ा था
तो आ को आ और आ में तोड़ेंगे। अब सर्व में अगर अर्थ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता अगर तो सर्व को सर्वा बनाया जाता, लेकिन सर्व में ही अर्थ मिल गया हमको, इसलिए सर्व और अर्थ बन गया सर्वार्थ। इसी प्रकार कवीन्द्र, तो कवि और इंद्र। देवतात्मा क्या बनेगा? देवता और आत्मा। इस प्रकार से यहाँ जितने भी शब्द दिए हुए हैं, भानुदेति, भानुदेति, यहाँ दो जगह बड़ी मात्राएं दिख रही हैं। एक भा में दिख रही है और एक नू में दिख रही है। हम दोनों में तोड़ करके देख लेते हैं संधि कहाँ मिलती है। तो यदि हम भा से तोड़ते हैं तो पहले या तो भा बनेगा या फिर भा बनेगा, भ अथवा भा, लेकिन अनुदेति ऐसा बन जाता। तो हमारा जो शब्द है वह अर्थ, जो हमें अर्थ चाहिए वह अर्थ नहीं दे पाता, इसलिए भानु और उदेति, क्योंकि बड़ा ऊ था इसलिए उसको ऊ और ऊ में ही तोड़ेंगे, तो भानु और उदेति। पुनः सर्वारिष्ट तोड़ेंगे, दीर्घ आ की मात्रा है तो इसका मतलब आ और आ में टूटेगा, तो सर्व और अरिष्ट। इसी प्रकार बहुदंड, दीर्घ ऊ की मात्रा तो ऊ और ऊ में तोड़ेंगे, बहु और उद्दंड। पुनः कपीश, शिवार्चक, सर्वार्थ, सत्याधार, महीधर। अब हम महीधर को तोड़ करके थोड़ा सा समझेंगे। महीधर, महीधर को जब तोड़ेंगे तो बड़ी ई की मात्रा है, इसका मतलब ई और ई में ही टूटेगा। तो ई और ई में टूटता है मही, और फिर जब दूसरा शब्द बनेगा तो ईधर बनेगा। लेकिन यहाँ मही तो ठीक है, धरती होता है, लेकिन ईधर का अर्थ नहीं है। तो ईधर से इधर कर दें, छोटा ई कर दें, तब भी क्योंकि शब्द संस्कृत का है महीधर, और संस्कृत में इधर जैसा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए महीधर में दीर्घ संधि नहीं सिद्ध होती, दीर्घ संधि नहीं होगी। इसी प्रकार से समीप को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर भी समी और ईप बनता है, जहाँ दोनों में ही समी का भी कोई अर्थ नहीं मिल रहा और ईप का भी कोई अर्थ नहीं मिल रहा, इसलिए समीप में भी दीर्घ संधि सिद्ध नहीं होती। इसी प्रकार से दिलीप शब्द को तोड़ें तो दिली अथवा दिली, या तो छोटी ई करेंगे या फिर बड़ी ई करेंगे। छोटी और बड़ी करने का हमारा अधिकार है, लेकिन छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा करने का अधिकार हमारे पास सुरक्षित है, किंतु मात्रा बदलने का अधिकार नहीं है। मतलब हम ई के स्थान पर आ अथवा ऊ नहीं कर सकते,
ई के स्थान पर ई ही रहेगा, छोटी अथवा बड़ी करना हमारे अधिकार क्षेत्र में है। अब यहाँ पर अगर हम दिलीप को तोड़ें तो दिली अथवा दिली दोनों में से कोई एक बनेगा, और ये दोनों ही शब्द अर्थ नहीं रखते हैं, इसलिए दिलीप शब्द में भी दीर्घ संधि नहीं होगी। पुनः इसी प्रकार से शरीर, इसको भी तोड़ने का प्रयास करते हैं तो शरी और ईर, यहाँ पर भी वही समस्या आती है, अर्थ शब्द नहीं दे पा रहा और इसलिए यहाँ पर भी दीर्घ संधि नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ी ई, बड़ा ऊ अथवा बड़ी री की मात्रा दिख रही है तो दीर्घ संधि होगी ही। यहाँ पर हमने 4 उदाहरण ऐसे देखे जहाँ पर हमारे सामने बड़ी ई की मात्रा दिखी लेकिन कहीं पर भी दीर्घ संधि नहीं थी। अब मातृणम, बड़ी री की मात्रा लगी हुई है, तोड़ेंगे तो री और री में टूटेगा, मातृ और ऋणम। पुनः बहुतम, बहु और उत्सुक, यहाँ पर संधि को जोड़ना है। यह अभ्यास के लिए आपके पास कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप इनका अभ्यास कमेंट बॉक्स में करके और यदि वापस करेंगे तो यह समझ में आएगा कि आपके दीर्घ संधि समझ में आ गई है। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, आगे गुण संधि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए संधि को और कमेंट बॉक्स में इनका विग्रह, जहाँ विग्रह करना है, विच्छेद करना है तो वहाँ का विच्छेद, और जहाँ जोड़ना है, जहाँ संधि करना है वहाँ की संधि करके अगर भेजते हैं तो यदि कहीं कोई गलती होती है तो उस गलती को सुधारने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।